ऐसे क्या है, एक अच्छा मजमून क्या होता है और इसको किस तरह लिखा जाता है, इसके कंपोनेंट्स क्या हैं और एक मजमून लिखते वक्त हमें किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। जी तो दोस्तों, इन सवालात के जवाब देखने के लिए, एक अच्छा ऐसे लिखने के तरीक़ों को सीखने के लिए इस वीडियो के साथ बने रहिए आखिर तक, ताकि आपको एक अच्छा और परफेक्ट ऐसे लिखना आ जाए। तो पहले हम ये देखेंगे कि एक ऐसे होता क्या है। इसकी डेफिनेशन हम कुछ इस तरह से कर सकते हैं कि पीस ऑफ राइटिंग दैट डील्स विद अ सिंगल थीम एंड द पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अ राइटर। This piece of writing explains pros and cons of the topic being discussed and has a suitable and satisfying conclusion। यानी कोई भी एक पीस ऑफ राइटिंग जो सिर्फ एक ही थीम, एक ही टॉपिक के ऊपर मबनी हो और राइटर का अपना पॉइंट ऑफ व्यू, पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू बयान करे, एक ऐसे कहलाता है, मजमून कहलाता है। ये उसके टॉपिक जो है जिसको एक्सप्लेन किया जा रहा है, जिसको डिस्कस किया जा रहा है, उसके अगेंस्ट भी पॉइंट्स देता है और उसके फॉर भी पॉइंट्स देता है, यानी उसकी हिमायत में भी और उसके खिलाफ भी। तो ये सारा का सारा एक वेल वर्स्ड, वेल अरेंज्ड पैराग्राफ होते हैं जो एक मुकम्मल ऐसे बनाते हैं। हम ऐसे लिखना तो जानते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि एक इफ़ेक्टिव ऐसे कैसे लिखा जाता है। हमने मटेरियल लिख दिया होता है, लेकिन उसकी तरतीब हमने बड़ी ख़राब की होती है, जो कि उस ऐसे को ख़राब कर देती है। तो आज हम कुछ वो चंद असूल सीखेंगे जिनके ज़रिए हम सिंपल राइटिंग करके, सिंपल जो है वोकैबुलरी इस्तेमाल करके एक अच्छा ऐसे कैसे लिख सकते हैं। ये तो चलिए दोस्तों, आगे हम चलते हैं। व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ अ परफेक्ट ऐसे। एक परफेक्ट ऐसे के एलिमेंट्स क्या हैं? तो हमारे पास पहले आता है आउटलाइन, उसके बाद आता है इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, उसके बाद आता है सपोर्टिंग पैराग्राफ्स, उसके बाद आता है कंक्लूडिंग पैराग्राफ। तो ये 4 पॉइंट्स ऐसे हैं जो एक ऐसे को इफेक्टिव बनाते हैं। अब ये सिर्फ पॉइंट्स नहीं हैं, ये उन पॉइंट्स की तरतीब भी है। आपकी इंफॉर्मेशन जो आप एक ऐसे की सूरत में प्रोवाइड कर रहे हैं, वो इन्फॉर्मेशन इस तरतीब के साथ भी होनी चाहिए। तो देखते हैं हम जी, पहले क्या है। बिफोर स्टार्टिंग ऐसे यू मस्ट डू ब्रेन स्टॉर्मिंग। अब यहाँ पर एक ब्रेन स्टॉर्मिंग वर्ड जो है इस्तेमाल किया गया है। ब्रेन स्टॉर्मिंग होती क्या है? जब भी आपसे किसी भी चीज़ के बारे में बात की जाती है तो सबसे पहले आप अपने माइंड के अंदर ये सोचते हैं कि वो क्या है। एक प्री प्लान्ड वर्क, प्री प्लान्ड इन्फॉर्मेशन आपके माइंड के अंदर महफूज होती है हर चीज़ के बारे में, और जब आप उसके बारे में सोचते हैं तो आपके पास उस चीज़ के बारे में मुख्तलिफ पॉइंट्स आना शुरू हो जाते हैं। इस चीज़ को ब्रेनस्टॉर्मिंग कहते हैं। फ़र्ज़ कर लें हमारे पास कोई एक टॉपिक है, तो जब कोई भी टॉपिक आपके सामने आता है तो आपके दिमाग के अंदर कुछ सवालात पैदा होते हैं उस टॉपिक्स के बारे में। मसलन वो टॉपिक क्या है, उसके फ़ायदे क्या हैं, उसके नुकसानात क्या हैं, वो टॉपिक्स कैसे इस्तेमाल होना चाहिए, वो कोई भी चीज़ बिलफ़र्ज़ कह लें उसके इस्तेमाल कैसे करना चाहिए, और आपकी अपनी राय होती है उसके बारे में कि वो अच्छा है या बुरा है, या अगर उसको यूज़ किया जाए तो वो कैसा होगा। तो ये सारे के सारे आपके दिमाग के अंदर कुछ पॉइंट्स मौजूद होते हैं जो किसी भी ऐसे को तैयार करने से पहले भी आपके पास मौजूद होते हैं। जब आप उसको तैयार कर लेते हैं तो फिर भी आपकी ये माइंड की जो प्री स्टोरेज है उसके अंदर ये मौजूद होते हैं। फ़र्ज़ कर लें हमारे पास जो है एक टॉपिक है जिसको हम जो है को एजुकेशन का नाम देते हैं, जिसकी हम ब्रेन स्टॉर्मिंग करेंगे जी। तो पहले हमारे पास क्या आता है जी कि को एजुकेशन है क्या, हम उसको डिफ़ाइन करते हैं। ये ब्रेन स्टॉर्मिंग है। सबसे पहले हम ये सोचेंगे कि उसकी डेफिनेशन क्या है। उसके बाद हम ये देखेंगे कि हमें को एजुकेशन की ज़रूरत है कि नहीं है, को एजुकेशन की ज़रूरत क्या है। उसके बाद हम ये देखेंगे कि उसके एडवांटेजेस क्या हैं, को एजुकेशन के फ़ायदे क्या हैं जी, उसके नुकसानात क्या हैं जी। फिर हम ये देखेंगे कि इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक को एजुकेशन क्या है। सबसे अहम बात, चूँकि हम मुसलमान हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि लैक ऑफ यूनिवर्सिटीज़, हमारे मुल्क में यूनिवर्सिटीज़ कम हैं, तो को एजुकेशन से उन यूनिवर्सिटीज़ को के ज़रिए जो है लड़कियों को भी पढ़ाया जाता है, लड़कों को भी पढ़ाया जाता है। तो ये भी एक मेजर इशू है को एजुकेशन का, ठीक है जी। उसके बाद कॉन्फिडेंस बिल्डिंग है कि इसका फ़ायदा है जी, कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। उसके बाद हमारे पास ओपिनियन है कि हमारी राय क्या है, ठीक है। तो ये क्या है, हम कोई ऐसे हमने नहीं लिखा, सिर्फ हमें एक टॉपिक दिया गया और उस टॉपिक की ब्रेनस्टॉर्मिंग हमने की इन पॉइंट्स की मदद से। अगर हम किसी भी टॉपिक की ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे तो उसका बेनिफिट हमें ये होगा कि उसके लिए, उस टॉपिक पर लिखने के लिए हमारे पास बहुत ज़्यादा मवाद इकट्ठा हो जाएगा बहुत कम वक्त के अंदर। अगर हम ब्रेनस्टॉर्मिंग नहीं करते, इसका नुकसान क्या है, ब्रेनस्टॉर्मिंग नहीं करते हम तो क्या होगा,
ये होगा कि आप लिखना शुरू कर दोगे। ऐसे लिखने के बाद आपको पॉइंट्स याद आ रहे होंगे कि ये भी ऐड करना था, ये भी ऐड करना था, और अगर आप ऐड कर भी देंगे तो वो उस ऐसे की अरेंजमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा फ़र्क डालेगा, और वो ऐसे आपका जो है वो वेल वर्स्ड और वेल अरेंज्ड नहीं होगा, जो आपके मार्क्स भी कटवाएगा और ऐसे आपका जो है वो बुरा भी नज़र आएगा। इसलिए एक ऐसे को लिखने से पहले हम आउटलाइंस तैयार करते हैं कि हमने ऐसे को कैसे बनाना है। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग जो है ये वो वाहिद टूल है जो आपको आउटलाइन बनाने में मदद कर रहा होता है। जैसा कि अब हमने यहाँ पे देखा कि को एजुकेशन हम लिखना शुरू कर दें तो हम को एजुकेशन को डिफाइन करेंगे, उसके एडवांटेज लिखेंगे, डिसएडवांटेज लिखेंगे, कंक्लूजन लिख देंगे। कंक्लूजन लिखने के बाद हमें याद आ रहा होगा कॉन्फिडेंस बिल्डिंग जो है ये भी बहुत अहम पॉइंट था, तो ये तो लिखा ही नहीं, तो हम कंक्लूजन के बाद ये चीज़ नहीं लिख सकते। इसलिए ब्रेनस्टॉर्मिंग जो है ये एक ऐसे राइटिंग के अंदर बहुत ही अहम पहलू है। ठीक है जी। उसके बाद हम चलते हैं जी, बिफोर राइटिंग एन एसे मेक आउटलाइन विद द हेल्प ऑफ ब्रेनस्टॉर्मिंग। सबसे पहला काम हमने क्या करना है, आउटलाइन बनानी है। उसके बाद उस आउटलाइन की मदद से हमने एक इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ बनाना है जो कम अज़ कम 10 से 20 सेंटेंसेस का होना चाहिए। 10 से 20 सेंटेंसेस कम अज़ कम एक इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ। ये पैराग्राफ आपकी की पूरी आउटलाइन की समरी होनी चाहिए। ऐसे कह लें कि आपके उस ऐसे का निचोड़ होना चाहिए। ठीक है, या ऐसे कह लें कि जितने भी पैराग्राफ्स आपने बनाने हैं सब के टॉपिक सेंटेंसेस को मिलाकर एक समरी बनाएं जो उस इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में हो। यानी अगर आप उसी को एजुकेशन का ही ऐसे लिख रहे हो तो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में आपने जितनी भी ब्रेनस्टॉर्मिंग की है उनके मेजर पॉइंट्स जो हैं एक एक सेंटेंस बनाकर लिखेंगे, जिसके अंदर रीडर जो है वो ये गेस करेगा कि अब आगे पैराग्राफ जो हैं जितने भी बने हुए हैं उनके अंदर वो क्या पढ़ने जा रहा है। उसके बाद तीसरा स्टेप जो है, आपने एट लीस्ट 4 पैराग्राफ्स जो आपने बनाने हैं जो आपके इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ को सपोर्ट कर रहे हो। ये पैराग्राफ वाज़ेह बात है आपकी आउटलाइन के मुताबिक ही होंगे, और ये पैराग्राफ जो हैं वो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ की एक एक लाइन को एक्सप्लेन करते जाएंगे। उसके बाद आपने क्या करना है जी, किसी भी किस्म की कोई कोटेशन ऐड करनी है या किसी किस्म के कोई फैक्ट्स एंड फिगर्स आपने देने हैं तो वो इन पैराग्राफ्स में आप दे सकते हैं तरतीब के साथ। उसके बाद आपने क्या करना है जी, चौथा पॉइंट जो है वो आपका कंक्लूडिंग पैराग्राफ आपने लिखना है। ये भी आपका 10 से 15 सेंटेंसेस का होना चाहिए, और ये कंक्लूडिंग सेंटेंस जो है ये आपके ऊपर वाले 4 पैराग्राफ्स का निचोड़ होना चाहिए। ठीक है, कोई भी ऐसी चीज़ जो है वो नहीं होनी चाहिए जो उन 4 पैराग्राफ्स में नहीं है। अब होता क्या है, ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, कंक्लूडिंग सेंटेंस के अंदर कोई ऐसी बात लिखते हैं जिसका पीछे वाले सेंटेंसेस में, हत्ता कि इंट्रोडक्टरी सेंटेंसेस से भी कोई रिलेशन नहीं होता, वो एक नई इन्फॉर्मेशन होती है। हालांकि उस नई इन्फॉर्मेशन के लिए चाहिए ये कि कंक्लूडिंग पैराग्राफ से पहले उसको एक पैराग्राफ की शक्ल में लिखा जाए। कंक्लूडिंग पैराग्राफ में आपने सिर्फ कंक्लूजन देना होता है कि उस सारे की सारी डिस्कशन का जो है लुब्बे लुबाब क्या है, उस सारे की सारी डिस्कशन का मकसद क्या है। आप उसमें कोई नई फैक्ट एंड फिगर ऐड नहीं कर सकते, आप उसमें कोई नई फाइंडिंग ऐड नहीं कर सकते, आपने सिर्फ उसका कंक्लूजन देना है कि हमने ऊपर वाली डिस्कशन से क्या सीखा। ये करने के बाद आपने उस ऐसे ये करने के बाद आपने उस ऐसे का रिव्यू करना है। किसी भी किस्म की कोई पैराग्राफ के अंदर स्पेल मिस्टेक है या कोई आपने सेंटेंस स्ट्रक्चर में मिस्टेक की है तो वो आपने करेक्ट करनी है, और ये आपका एक अच्छा ऐसे तैयार हो जाएगा। तो ये हमने एक ऐसे राइट करने के 5 जो हैं स्टेप्स पढ़े हैं। अब सबसे अहम और सबसे ज़रूरी बात जिसमें 99% लोग गलती करते हैं, वो कहते हैं कि जी ऐसे तो हमने लिख लिया है लेकिन उनके मार्क्स नहीं आते, उनका ऐसे जो है वो फेल हो जाता है। ज़्यादातर CSS में ऐसा होता है कि ऐसे बहुत अच्छा लिख के आते हैं लेकिन उनको पता नहीं होता, उनको वो फेल हो जाते हैं। तो वो सोचते हैं कि मैंने तो 3000 पेज कैसे 3000 वर्ड्स कैसे लिखा था और उसमें मैं फ़ेल क्यों हो गया हूँ। वो ये है कि आपके पास बहुत ज़्यादा मालूमात होती है और आप उस मालूमात की अरेंजमेंट नहीं कर पाते। आपके पास 10 से 12 कोटेशंस होती हैं, 20 से 25 कोटेशंस होती हैं, और आप उनको बगैर सोचे समझे डाले जाते हैं, और उस कोटेशन का फ़ायदा नहीं होता, वो कोटेशन आपके ऐसे को ख़राब कर देती है। तो ऐसे के अंदर कोटेशन कैसे डालनी है, सबसे पहली बात तो याद रखें कि कोटेशन जितनी छोटी होगी उतनी आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। जितनी कोटेशन छोटी आप इस्तेमाल करेंगे एक सेंटेंस की, या मैक्सिमम 2 से 3 लाइन से ज़्यादा कोटेशन जानी ही नहीं चाहिए। ठीक है, तो जितनी भी कोटेशन छोटी होगी उतना आपका ऐसे जो है वो एक चेकर को या वो एक पढ़ने वाले को ज़्यादा अच्छा लगेगा। उसके बाद कोटेशन हमने डालनी कैसे है, पहले तो आपने इन्वायरमेंट बनाना है उस कोटेशन के लिए। आप कोई पैराग्राफ लिख रहे हैं तो उस कोटेशन के हवाले से उसको इस्टेब्लिश करने की कोशिश करें। ठीक है,
कोई भी शेर आता है, बिलफर्ज आप शेर लिखना चाह रहे हैं तो उस शेर का माहौल क्रिएट करें फिर शेर लिखें। अब आप लिख रहे हैं कोई और बात और आगे आप कोटेशन लिख देते हैं, उस कोटेशन का आपकी पहली वाली लाइन या उस पैराग्राफ से कोई लिंक ही नहीं बन रहा, तो वो कोटेशन जो है वो आपके ऐसे को ख़राब कर सकती है। तो एक कोटेशन ऐड करने के हमारे पास 3 स्टेजेस होते हैं। पहला स्टेज हमारे पास है इस्टेब्लिशिंग, कि आपने इस्टेब्लिश करना है, इन्वायरमेंट क्रिएट करना है जहाँ पर आपने कोटेशन ऐड करनी है। उसके बाद दूसरा स्टेप ये है कि आपने कोट करनी है लाइंस, और तीसरा ऑप्शन जो है आपका स्टेज ये है कि आपने उन लाइंस को एक्सप्लेन करना है। इन तीनों स्टेप्स में से पहला स्टेप सबसे अहम है। दूसरा स्टेप तो आपने लेना ही लेना है, जब आपने कोटेशन डाल दी तो उसको आपने एक्सप्लेन तो करना ही करना है, लेकिन पहला बहुत अहम है। आप कोई भी जो है कोटेशन बगैर उसको इस्टेब्लिश किए, बगैर उसकी प्री डिफाइंड डेफिनेशन किए आप उसको नहीं लिख सकते। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका ऐसे जो है उसकी अरेंजमेंट में मसला बनेगा और आपका बहुत अच्छा लिखा हुआ ऐसे ख़राब हो जाएगा। दूसरी बात ये है कि अगर एक ऐसे आपने 4 पेजेस का लिखा है और उस 4 पेजेस के ऐसे में आपने 6 कोटेशंस डाल दी हैं, तो सवाल ये पैदा होता है कि आपने क्या लिखा है। 6 कोटेशंस हो गई, 4 पेजेस हैं, 6 कोटेशंस हैं, तो आपने क्या लिखा है। तो ऐसे के अंदर कोटेशंस उतनी डालें जितना उसका मवाद जो है ज़्यादा हो तो ज़्यादा कोटेशंस, मवाद कम है तो कम कोटेशंस डालें। कोटेशंस डालने से राइटिंग अच्छी नहीं होती, राइटिंग अच्छी होती है आपकी सेल्फ राइटिंग से। अब ऐसा ना हो कि 6 कोटेशंस हैं और एक कोटेशन की 10 लाइंस हैं और आपने जो है 6 कोटेशंस डाली हुई हैं, तो ऐसे के अंदर आपने क्या लिखा है, आपने तो सारी कोटेशंस लिख दी, आपकी सेल्फ राइटिंग कहाँ है। ये चीज़ बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है। ज़्यादातर लोग ऐसा करते हैं कि एक ऐसे के अंदर 20-20 कोटेशंस डाल देते हैं, अपना कुछ भी नहीं लिखते, बस जो है आप लिख फलां ने ये कहा, फलां ने ये कहा, फलां ने ये कहा, ऐसा कहा, ऐसा कंप्लीट, तो वो तो सारी की सारी प्लेजराइज्ड हो गई। आपका ऐसे सारा का सारा प्लेजरिज्म से भरा हुआ है। तो करना क्या है, कोटेशन की वर्डिंग जो है, स्टेटमेंट छोटी रखें, उसको पहले इस्टेब्लिश करें, फिर उसकी कोटेशन डालें, उसके बाद उसको एक्सप्लेन करें, ताकि आपके ऐसे के अंदर चेक करने वाले को, पढ़ने वाले को पता चले कि इस बंदे ने खुद कुछ लिखा है। ये ना हो कि 300 वर्ड्स कोटेशन के हों और 150 वर्ड्स आपने लिखे हुए हों और 450 वर्ड्स का आपने ऐसे लिखा हुआ हो। तो ये हमारे पास एक तरीका है जिसके ज़रिए हम एक अच्छा ऐसे लिख सकते हैं। अगर आपको किसी भी पॉइंट की समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे बात कर सकते हैं। कोई भी बात पूछने के लिए, किसी भी किस्म के मेथड को सीखने के लिए आप कोटेशन जो है किसी भी किस्म के मेथड को सीखने के लिए आप मुझसे बात कर सकते हैं। अल्लाह पाक आपका हामी व नासिर हो। दुआ में याद रखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।